गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा ये 4th वीडियो है। हम स्पेक्ट्रम की सीरीज़ आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज़ लेकर प्रस्तुत हैं। हमने पहले 3 वीडियो में इकाई 2 से स्टार्ट किया है, जिसमें यूरोपियों का आगमन व भारत में यूरोपियों का कैसे आगमन हुआ और क्यों हुआ और किस कारण हुआ, इनके बारे में चर्चा की है। इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अलग अलग नोट्स बनवा कर वाइट बोर्ड पर दिखाए। फिर भी हम आपको मैप के ज़रिए व शॉर्ट नोट्स के ज़रिए आपको हिंदी में उपलब्ध करवाएंगे। हमने जो लास्ट 3 वीडियो में चर्चा की, भारत में यूरोपियों का आगमन अर्थात इतिहास को किन कालक्रमों में विभाजित किया है उनके बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद हमने इटली के एकाधिकार को कैसे पुर्तगालियों ने समाप्त किया और उसके एकाधिकार कैसे शुरुआत हुई, इटली के एकाधिकार की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और उससे अंत करने की जो टेक्निक पुर्तगाली ने अपनाई थी उनके सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपको ये सब बातें समझ में आ जानी चाहिए अभी तक फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि इतना डिस्कस करने के बाद जब हम मीनिंग बिटवीन द लाइंस करते हैं तो हमें एक एक स्टोरी पता चलती कि इटली का एकाधिकार कब शुरुआत हुई, वह कब ख़त्म हुआ, और ख़त्म क्या उससे मतलब पुर्तगालियों ने ख़त्म किया था। ठीक है, आज हम पुर्तगाली भारत में जो पुर्तगाली आ चुके हैं उनके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में चर्चा कर लिया था। उसके बाद समुद्री मार्ग की खोज। देखिए, जब इटली का एकाधिकार था तो समुद्री मार्ग की खोज पर कार्य कर रहे थे अन्य यूरोपीय देश, क्योंकि वो इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। ये भी हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था। इसके बाद ही पुर्तगालियों का आगमन हो चुका है। कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने एक नया मार्ग खोज निकाला है। देखिए, जो इटली का रास्ता था उन्होंने वो नहीं अपनाया, उन्होंने दूसरा मार्ग अपनाया। फिर वह भारत में आए। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले नहीं आए थे, पहले भी आते रहे थे, पर यह आना एक नए मार्ग से आए हैं। इसलिए यह बोलते हैं कि भारत में जो पुर्तगाली सबसे पहले आए हैं वो इस बार व्यापार का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा अलग है। कैसे अलग है इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब ठीक है, हमने यह भी देख लिया कि भारत में पुर्तगाल आ चुके हैं, उन्होंने एक नए मार्ग का खोज कर लिया है और जिस रूट से वह आए हैं वह आपको लास्ट वीडियो में दिखा चुके हैं मैप के ज़रिए। ये ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको हमने जैसे लास्ट वीडियो में बता चुके थे कि किस तरह वास्को डी गामा इंडिया आया। देखिए, पहले यहाँ से आता था, अब इटली जो है एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे, इसलिए जो उसका पड़ोसी देश है पुर्तगाल इससे जेलस फील करने लगा कि इटली का कैसे एकाधिकार हो सकता है पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और इंडिया पर। ठीक है, तो उन्होंने पुर्तगाल ने क्या किया, एक नया मार्ग ढूंढा, यहाँ केप ऑफ गुड होप पर आया। उसके बाद वो इंडिया के कालीकट तट पर पहुंचा, इस रास्ते से आया वो 1498 में। कब आया ये आपको ध्यान देना है कि वह आया 1498 में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 1501 में यहाँ के जो राजा शासक है कैलमस प्रथम, उन्होंने अपने आप को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया इसके साथ ही पूरे भारत पर क्या कहलवाया, राजा, खुद को राजा बना दिया। किसने? ये हम बात कर रहे हैं पोर्तुगीज़ की। ठीक है, जो पुर्तगाल है इसको इंग्लिश में हम पोर्तुगीज़ कहते हैं। तो ये एक नया मार्ग ढूंढ निकाला था इन्होंने, इस मार्ग से आया। इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था पुर्तगाली का आगमन हो चुका है। कैसे हुआ, इसके 15 वर्षों में कैसे पुर्तगालियों ने जो अरब है उनके नौपोतों को भी हरा दिया था। हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि यहाँ पे जो अरब कंट्रीज़ हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये सब क्या है, एक अरब देश है। ठीक है, ये जो अरब देश है ना, इनका भी एकाधिकार था यहाँ पर, क्योंकि जो वस्तुएं यहाँ बनती थी
वह पहले अरब देश जाती थी, यहाँ मुस्लिम रहते हैं, ठीक है। जो अरब कंट्री है वो मुस्लिमों की कंट्री है, तो मुस्लिमों के थ्रू सामान पहुंचता था यहाँ, फिर इटली से अन्य देशों में पहुंचता था। तो इनके जो पड़ोसी देश हैं वो इससे जलने लगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से सामान या वस्तुओं को लेने की वजह एक अन्य मार्ग ढूंढते हुए इंडिया या अन्य यूरोप जो दक्षिण पूर्व देश है वहाँ पहुँचेंगे। ये बात समझ में आई आपको? ये आपको अगर नींद आ रही हो तो प्लीज़ आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए और ध्यान से वीडियो देखिए, क्योंकि हम मीनिंग बिटवीन द लाइंस कर रहे हैं, मीन्स वन वर्ड का आपको मीनिंग बता रहे हैं। ये एक बहुत ही यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट बुक है, ये आप पूरी बुक कवर करनी है, तो इतनी जल्दी हार नहीं मानना है, आपको आगे पढ़ते जाना है, हमारे साथ बने रहिए। जो वास्को डी गामा है ये पोर्तुगल मतलब पुर्तगाली है और यहाँ से वह भारत आ चुका है कालीकट के तट पर। और जो इसका शासक है मैनुअल प्रथम, उसने 1501 में जैसे बताया कि खुद को राजा घोषित कर दिया है और 1498 में वास्को डी गामा पहुँच गया। इसके पहले भी कई ऐसे हैं जिन्होंने रास्ता खोजने में बहुत अपनी पूरी लाइफ अर्पित कर दी, समर्पित की, ठीक है। आज हम देखेंगे कि जो पुर्तगाल भारत पहुंच चुका है वो व्यापार की दृष्टि से आए थे। उनका काम ये नहीं था कि हम शासन करेंगे, वो आगे उनका लालच हालांकि बढ़ता गया और वो शासन तक पहुंच गए। तो हम देखेंगे कि व्यापार से वो शासन तक कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले वास्को ड गामा, ठीक है, जिन्होंने रास्ता खोजा, तो ये लिस्बन में विजय वापसी पर, लिस्बन मतलब पोर्तुगल की राजधानी है लिस्बन। तो जब वह कालीकट के तट से वापस पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन में पहुँचे, तब वहाँ का जो सम्राट था जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये जो शासक है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, उसने ब्राज़ील की खोज की थी। अब आपको ये बता दें कि ब्राज़ील कहाँ है, मैप देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इतनी हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी है नहीं कि आपको अलग अलग स्लाइड्स बताए या पीपीटी बताए, बस आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, चाहे वो बुक के थ्रू बताए, बस समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ का शासक था वह उसने ब्राज़ील की खोज की है, ये ब्राज़ील है, तो यहाँ से आने में कोई दिक्कत नहीं है। पर जो वास्को डी गामा है उसने पूरा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया और इंडिया का मार्ग खोज निकाला। तो जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है वो एक ब्राज़ील का खोजी है, उसने ब्राज़ील को रास्ते को खोजा था। इसका मतलब ये नहीं कि उसने ब्राज़ील को खोजा, उसने ब्राज़ील तक जाने के रास्ते को खोजा था। कि नेतृत्व में बार्थोलोम्यू डियाज, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो बार्थोलोम्यू डियाज है वह वास्को डी गामा से पहले यहाँ पर पहुँच चुका था। वास्को डी गामा जिसने कालीकट तट पर पहली बार पहुँचा, उसके पहले वह क्या नाम है इसका, आपको ध्यान देना है, बार्थोलोम्यू डियाज, वह साउथ अफ्रीका यहाँ पर पहुँच चुका था। अब उसके नेतृत्व में बार्थोलोम्यू डियाज के साथ अब वो वास्को डी गामा वापस आ चुका है। अब उसके बाद कौन जा रहा है, बार्थोलोम्यू डियाज, क्योंकि उसको भी बहुत इच्छुक है कि नए रास्ते से भारत जाए। तो वह क्या गया, किसके नेतृत्व में गया, वहाँ का जो सम्राट है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के साथ, कि 13 जहाज़ों के साथ गया। उसको मालूम है भारी माल वहाँ से वापस लाना है, इसलिए 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा। क्योंकि जो वास्को ड गामा वापस आया था, कई वस्तुएं लेके आया था और खूब लाभ कमाया, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ज़्यादा ही जहाज़ ले चलते और अच्छा सामान वहाँ से लेकर आएंगे। तो इसलिए वो 13 जहाज़ व 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा लेकर चले। देखो, जो वहाँ का सम्राट था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, वो कालीकट के तट पर तो पहुँचा, पर वहाँ पर क्या हमने बताया कि पहले वहाँ पर अरबों का एकाधिकार होता था, तो अभी भी कुछ अरबी रहे होंगे वहाँ पर, तो उनको परास्त करना पड़ा, इसलिए उन्हें उनके साथ युद्ध भी करना पड़ा। किनके साथ, अरबों के साथ, क्योंकि उनकी पहले वहाँ पर वर्चस्व था। अब जिनका पहले वर्चस्व रहता है वो इतनी जल्दी हटते नहीं है,
इतनी जल्दी अपनी सत्ता छोड़ते नहीं हैं, इसलिए किनको जो पोर्तुगल से आ रहे हैं 13 जहाज जो 1200 लोगों का एक बेड़ा, उनको अरबों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। उसके बाद केब्रोल ने कोचीन और कन्नूर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। जहाँ पर वो पहुँचे थे अब उन्होंने वह छोड़ दिया। अब वो कहाँ गए हैं? कोचीन और कन्नूर। वह काफ़ी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। अब वह कोचीन और कन्नूर पहुंचकर वापस अपने गांव को लौट गया, मतलब अपने पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में पहुंच गया। देखिए ये भी आपको मैप में देखना होगा कि कोचीन और कन्नूर कहाँ है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक केरला का मैप है, यहाँ पे कोचीन है, देखिए कोचीन, और यहाँ पे आपको कन्नूर दिखेगा। ये रहा कन्नूर, ये कन्नूर, उसके बाद यहाँ पर कोचीन, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पर है कालीकट। तो यहाँ पर पहुँचने की जगह उन्होंने इन दोनों को प्लेस पर फोकस किया। अब आगे चलते हैं। अक्टूबर 1502 में एक बार फिर वास्को डी गामा कालीकट आ गया। मैंने आपको क्या बताया कि वास्को डी गामा आया 1498 में। उसके बाद 1502 में वास्को डी गामा वापस आया। ये आप नोट्स बनाते जाइएगा साथ में। 1498 में आया, 1502 में वापस आया, क्योंकि उसको इतना लालच आ गया था कि चलो उसने सोचा कि एक बार और थोड़ी पार्टी करके आते हैं कालीकट तट पर। तो वापस वो कालीकट के तट पर आ गया। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया था। अब वह अकेला नहीं आया था, उसके साथ व्यापार करने के लिए और उस जगह पर विजय प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, वो जो पहले आया था वो तो सिर्फ एक खोजी के रूप में आया था, पर इस बार जो आया है वह 1502 में, वह उसकी लालची निगाहें साफ देखने को मिलती है कि वो व्यापार की दृष्टि से आया था। साथ ही वहाँ पर उसे विजय पाना था, इसलिए उसके साथ एक बेड़ा भेजा गया। बेड़ा मतलब एक टीम भेजी गई। जमोरिन वहाँ का शासक है कालीकट तट पर, ठीक है। उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। देखो जमोरिन जो था वहाँ कालीकट तट का एक राजा था। अब राजा था तो वहाँ पे क्या है कि पुर्तगाल आने से पहले अरबियों का शासन था, मतलब एकाधिकार था, व्यापार अच्छा चलता था। तो उन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता हो गई थी, क्योंकि वो पहले आए थे। अब पुर्तगाल जो बाद में आए तो उनके साथ थोड़ा मित्रता करना इतना मतलब जल्दी नहीं दिखाई उसने, और तो शत्रुता कह सकते कि उन दोनों के बीच में थोड़ी शत्रुता थी। अब पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारी को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न भी किया। अब आप समझ रहे हैं पुर्तगाल की इतनी लालसा बढ़ गई, इतनी लालच आ गई कि वहाँ पर जो पहले से ही मौजूद है अरब के व्यापारी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पुर्तगालियों के आने से पहले अरबियों का एकाधिकार था, जिसके थ्रू इटली का भी लाभ पहुंचता था, जो अरबियों से उन्हें लड़ना पड़ा। अब क्या है, लड़ना पड़ा तो वो लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें तो अच्छा प्रॉफिट चाहिए। तो पुर्तगाल और अरबी लड़ने लगे, जिसमें तो विजय किसकी हुई दोनों में? पुर्तगालियों की, क्योंकि उन्होंने उनका उत्पीड़न स्टार्ट किया और बहुत से युद्ध लड़े। अब पुर्तगाली क्या हुआ कि एशिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक जो स्थल थे, अब पुर्तगालियों ने पहले देख लिया था कि कौन कौन से स्थल इम्पोर्टेंट है फॉर ट्रेड। तो उन्होंने व्यापारिक स्थल अड्डों, फितोरिया भी कहते हैं, पर कब्जा स्थापित करने की अपनी नौसेना के वर्चस्व को कायम रखना चाहते थे। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देना कि जो पुर्तगाली थे उनका फोकस हमेशा नौसेना के, नौसेना क्या है कि समुद्र की शक्ति का फर्स्ट पड़ाव है। अगर आपने नौसेना को मजबूत नहीं किया, इसका मतलब आप अपनी वर्चस्व नहीं जमा सकते अन्य देशों पर। अगर आपकी नौसेना मतलब समुद्री जहाज की शक्तियाँ इतनी मजबूत नहीं हैं तो आप अन्य देशों पर शासन नहीं कर सकते। अगर आपकी अच्छी
नौसेना है, आपने उनको मजबूत बनाया है, तो आप किसी भी देश पर, जो भी समुद्र से लगे हुए देश हैं, उन पर आप आसानी से शासन कर सकते हैं। तो पुर्तगाली ने अपनी नौसेना तो अच्छे से बनाई थी, इसलिए उनका विकास भी किया और हमेशा उन्हें नई नई प्रौद्योगिकी से जोड़ते रहते थे। तो फितोरिया आपको अभी बताया कि एक व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहाँ से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। तो उन्होंने अलग अलग देशों पर फितोरिया बनाए। तो फितोरिया पे ऐसे लोग होते थे जो सिर्फ पुर्तगाल, ओनली पुर्तगाल, व्यापारिक स्थल मतलब कोई भी बंदा जो पुर्तगाल से संबंध रखता है उनको मदद देने के लिए ऐसे स्थल बनाए। कहते हैं ना कि जो एक देश में दूसरे देश के जो निकट संबंधी रहते हैं उन्हें रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फितोरिया पुर्तगाल की तरफ से भेजे गए एक व्यापारिक स्थल पर रह रहे लोग हैं, जो अड्डे भी होते थे जहाँ पर नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। अब नौसैनिक सहायता में क्या हो सकता है कि शायद उन्हें कुछ खाने पीने की मदद हो, या हो सकता है जो जहाज़ों से चलते हो पेट्रोल डीजल, हाँ पेट्रोल डीजल भी ख़त्म हो गया होगा शायद, है ना। तो नौसैनिक बेड़ों को किसी भी तरह की सहायता हो, या कोई युद्ध में हार गया होगा तो उन्हें थोड़ी नई नई प्रौद्योगिकी देना कि हाँ बेटा तू जा और लड़ उनसे, किनसे, अरबियों से, पर हार के मत आ। तो इस तरह की कई सहायता दी जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने समुद्री पारीय विस्तार के लिए विशेष रूप से, देखिए, अपने समुद्री पारीय मतलब समुद्र के पार विस्तार करने के लिए और बढ़ाने के लिए, मतलब पुर्तगाल को अब तो इतनी लालसा बढ़ गई थी, इतनी लालच थी कि अब तो उन्होंने समुद्र पार विस्तार करने के लिए सोच लिया था। और उनका पहला फोकस विशेष रूप से अफ्रीकी तट, इस प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। किस प्रकार का अड्डों का? कि जहाँ पर नौसेना को मदद दी जा सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऐसे अड्डे कहाँ पर बनाए? अफ्रीकी तट पर। आपको अभी वर्ल्ड मैप में बता दिया जाएगा कि अफ्रीकी तट जो है उन पे देखिए, ये एक अफ्रीकी तट है। यहाँ से पुर्तगाल जब आते थे तो इन्होंने यहाँ पर ऐसे अड्डे बनाए जिन्हें फितोरिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फितोरिया बनाए होंगे, ठीक है। मन की आंखों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फितोरिया बनाए होंगे। यहाँ पे कोई युद्ध लड़के आया होगा तो उसको ले बेटा तू जा और पर जीत करा। यहाँ पे भी फितोरिया बनाए होंगे। किसने? पुर्तगाल ने। ऐसी समुद्री सेना इतनी जल्दी, शक्ति इतनी जल्दी मिलती नहीं है, विजय इतनी जल्दी हासिल होती नहीं है, इनके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सेनाओं को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने बॉर्डर पर। इसी तरह नौसेना ने भी फितोरिया बनाकर इनके अपनी सेना को मजबूत किया और अन्य देशों के जितने भी अरब व्यापारी थे उन्हें हटा दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार अफ्रीकी तट पर फितोरिया अड्डे बनाए। भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। देखा, भारत पर इतना जल्दी आसान नहीं होगा। इसके लिए उन्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कालीकट का जो हिंदू शासक था जमोरिन, उसका नाम था जमोरिन, पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जो जमोरिन ने अपनी बंदरगाह से मुसलमान व्यापारी को हटाने से मना कर दिया गया। देखिए, पुर्तगालियों ने बोला कि अब हमारा वर्चस्व है, अब आप इन्हें हटा दीजिए। किन्हें? मुसलमान व्यापारी को। पर जो जमोरिन था उसने मना कर दिया, नहीं ये तो आपके पहले आए हैं, ये कैसे हट सकते हैं, हमारे साथ इनके अच्छे संबंध हैं, गहरे संबंध है, पुराने संबंध है, तो हम तो इन्हें नहीं हटाएंगे। तो पुर्तगाली को आ गया गुस्सा। तो उन्होंने क्या किया कि जो जमोरिन का शत्रु था वो उनसे मिल गया, वही जो अंग्रेजों ने फूट डालो नीति, ठीक है। तो ये क्या करा, कोचिन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया एवं कोचिन राज्य के मालाबार क्षेत्र में अपना पहला किला भी बना लिया। देखा कितना दिमाग लगाते थे, इतनी जल्दी किसी पर शासन करना आसान नहीं है। शत्रुता का लाभ उठाकर ही उसने अपने मालाबार क्षेत्र में पहला किला आखिरकार बना ही लिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जमोरिन ने तो मना कर दिया, तो उसकी शत्रुता
जिनसे थी कोचिन और कालीकट, वहाँ चला गया और वहाँ पर अपना पहला किला बना लिया। ठीक है, जमोरिन तू मत बना दे, भले ही कोचिन और कालीकट की जगह बना लूँगा। तो इस तरह उन्हें पुर्तगालियों ने अपना पहला किला आखिरकार कोचिन राज्य के मालाबार तट पर बना ही लिया। देखिए, अब किले तो बनने लगे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हमारे कुछ गवर्नमेंट एजेंट वहाँ पर भेजें। तो इस तरह पुर्तगाल ने 3 जो गवर्नर हैं पुर्तगाल के वो भेजे। पहला देखना है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उस दूसरा जो गवर्नर था वह था अल्फांसो डी अल्ब्रुक। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अल्ब्रुक, क्योंकि इसके ही नेतृत्व में भारत में एक अच्छी मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। कहते हैं ना कि एक अच्छा नेता रहता है तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है, वैसे ही अल्फांसो डी अल्ब्रुक ने भारत में एक अच्छे पुर्तगाली वर्चस्व को कायम रखा। थर्ड जो था वह था नीनो दा कुल्हाम। इनके बारे में चर्चा करेंगे क्रम वाइज। सबसे पहले हम पहले गवर्नर को देखते हैं जो पुर्तगाल ने भारत में भेजा था और एक नया इतिहास रचने वाला है। तो जैसा कि आपको बताया था कि वास्को डी गामा जो है 1498 में आया, 1502 में वापस आया। पर अब जो गवर्नर आ रहे हैं वो 3 आएंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, साथ ही ये देखना होगा फ्रांसिस्को डी अल्ब्रुक, ये दूसरा फ्रांसिस्को डी अल्ब्रुक है, और जो तीसरा है नीनो दा कुन्हा। कौन है? नीनो दा कुन्हा। तो ये 3 गवर्नर है। ठीक है, इसमें से ये सेकेंड वाला इम्पोर्टेंट है। इसके नेतृत्व में नौसैनिक जो शक्ति थी वह एक अच्छी तरह कायम हुई। ठीक है, नौसैनिक शक्ति अगर कायम होती है तो आप एक अच्छे शासक बन सकते हैं, ये पहले कहा जाता था। अब फर्स्ट हम देखें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगाल भारत का एक नया इतिहास 1505 में हुआ, क्योंकि जो फर्स्ट फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है वह आया 1505 में, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर्स के लिए। और इसे पुर्तगाल हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं शक्ति प्रदान की। ये गवर्नर क्या होते थे कि रक्षा करते थे अपने लोगों की। वहाँ पे जितने भी व्यापारी व्यवसायी व्यापार करने आते हैं या रहने आते हैं या किसी और मकसद से आते हैं, उन मकसद मतलब ईसाई धर्म परिवर्तित करने का एक कारण, मतलब ये आए सिर्फ व्यापार करने नहीं, इनका कई प्रॉफिट दृष्टिकोण था। इनका इस एक कारण यह भी था कि सभी का धर्म परिवर्तन ईसाई में कर दिया जाए। तो इन सभी की हितों की रक्षा करने के लिए गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये एक नवनियुक्त गवर्नर था जो भारत में पुर्तगाली की स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया कि आप जाइए और वहाँ की जितनी भी पुर्तगाली की स्थिति है उसको और मजबूत कीजिए, और किले बनाइए, और व्यापार कीजिए, और हमारा मुनाफा कमाइए, और प्रॉफिट दीजिए। ये उनके भाव थे। उनका भाव निष्कपट नहीं था। अब आ चुका है इसमें कपट। किसमें? व्यापार में। जब व्यापार में कपट आ जाता है तो वो व्यापार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता, वो हम आगे देखेंगे। और आगे उस गवर्नर को क्या कहा गया कि वह अदन, आरमुज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार को बर्बाद कर दे। ठीक है, अब पुर्तगाल के राजा ने भी निर्देश दे दिया गवर्नर को। ये जो पुर्तगाल है, स्पेन के पास पुर्तगाल, इसके राजा ने आदेश दिया किसे? गवर्नर को, कि वह जो मलक्का स्ट्रेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापार, बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। तो यहाँ से अगर कोई व्यापार होता है तो वो सिर्फ हमारा होगा, पुर्तगाल का। यहाँ पे जो मुस्लिम कंट्री का जो एकाधिकार था पुर्तगाल के पहले, उनको यहाँ से हटा दिया जाए और सिर्फ हमारा पुर्तगाल का एकाधिकार हो। तो उन्होंने क्या बोला गवर्नर को कि आप जो भी हो हर संभव प्रयास करें और जितने भी
अदन हारमोज और मलक्का को जब्त कर ले। ये सब जब्त करने को अदन हारमोज को क्यों बोला, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये गल्फ ऑफ एडन है, या अदन की खाड़ी भी बोलते हैं। यहाँ पर हुरमुज ये स्ट्रेट है, यहाँ पर 1, 2 और एक मलक्का स्ट्रेट यहाँ पर। तो इन तीनों जगह को जब्त करने, क्योंकि ये और ये तीनों जगह आप देख सकते हैं कि इतनी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से यहाँ ये दक्षिण पूर्व एशिया देशों का व्यापार होता है। यहाँ से इंडिया और दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ से इम्पोर्टेंट यहाँ तक जाता है। और यहाँ से अदन की खाड़ी, ये क्या है, हॉर्मुज स्ट्रेट है, यहाँ को भी जब्त कर ले, क्योंकि यहाँ से भी हमारा जो अड्डा है, यहाँ पे भी अड्डा है, तो हम यहाँ पर संभाल लेंगे सारा व्यापार। पर आपको यहाँ से मुस्लिम व्यापारी को हटाकर यहाँ पर कब्जा करना है। तो 3 ये आपको ध्यान रखना है, अदन, हॉर्मुज और मलक्का। उसके बाद जब आप इन पर कब्जा कर लिए, उसके बाद मुस्लिम व्यापार को बर्बाद कर दो, और वहाँ पे जितने भी मुस्लिम की व्यापार हो रही है उन सभी को वहाँ से हटाकर उनके व्यापार को बर्बाद कर दिया जाए। उसे अंजादीव, कोचीन, केन्नानौर और किल्वा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। अब आपको ध्यान देना है कि सभी केरल में है। केरल जो कि पश्चिमी तट है भारत का, वहाँ पर अंजादीवा भी है, कोचीन भी है, केन्नौर भी, किल्वा भी है। वहाँ पे उन्होंने किले बना लिए। अब किलेबंदी क्या होती है? किलेबंदी क्या होती है कि आसपास ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिससे कि बाहरी जितने भी आक्रमण हों उनको आसानी से हराया जा सके और इतनी जल्दी हम परास्त ना हो सके, मतलब इतनी जल्दी हम ना हारे, इसलिए उन्हें किलेबंदी कर दिया जाता है। वेनिस के व्यापारी, मतलब वेनिस मतलब इटली का एक क्षेत्र है वेनिस, व्यापारियों जिनका लाभदायक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था। अब क्या हुआ, पुर्तगाली आ रहे थे बड़े जोश के साथ, क्योंकि पहले से इटली थे। अब इटली डरने लगे थे, इटली वाले, इटली का जो क्षेत्र था वेनिस के लोग डरने लगे कि भाई अब तो पुर्तगाली आ गए, अब तो हमारा व्यापार इतनी जल्द दिनों तक टिकने नहीं वाला है। और वो क्या होने लगे, हतोत्साहित होने लगे। अब वो निराश होने लगे कि अब तो पुर्तगाली आ गए, उनकी नौसेना भी अच्छी है, बड़े बड़े अड्डे बना लिए हैं, अड्डे को हमने जैसे कि बोला था फितोरिया भी बना लिए हैं। तो अब हम क्या करें, किलेबंदी भी कर ली उनने, तो अब हम क्या करें। वेनिस के लोग घबराने लगे थे। तो मिस्र ने पुर्तगाली की बढ़त को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। अब क्या हुआ कि सब जलने लगे, भाई पुर्तगाली इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गए। तो जो मिस्र है, आपको ध्यान देना होगा कि ये इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है। तो ये रेड सी है, लाल सागर, यहाँ पर इन्होंने चौकसी बढ़ा दी। इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमेशा देखना चाहिए मैप को। तो जो मिस्र है उसके पास लाल सागर है, लाल सागर पर अपनी निगरानी बढ़ा दी, चौकीदार ज़्यादा खड़ा कर दिए, इसका मतलब ये बोल सकते हैं। तो जो पहला गवर्नर था पुर्तगाली की तरफ से अल्मेडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा। देखिए वहाँ पे एक मूर कम्युनिटी थी, उनसे भी युद्ध करना पड़ा और वो जीत चुका था पुर्तगाली उससे, इसलिए वह 1509 में मिस्र तथा गुजरात की नौसेना ने संयुक्त रूप से पुर्तगाली स्क्वाड्रन को समुद्री युद्ध में हराकर द्वीप से हटा दिया। अब आपको स्टोरी पूरी समझ में आ रही होगी। जो इजिप्ट है वह भी चीट रहा था कि पुर्तगाल कैसे इतनी जल्दी आगे बढ़ गया। तो जो इजिप्ट है, मिस्र और गुजरात, क्योंकि गुजरात के शासक तो चाहते ही नहीं कि कोई अन्य बाहर के लोग यहाँ पर शासन करें, तो पुर्तगाल और इजिप्ट की जो दोनों ने हाथ मिलाया और इसको हराने लगे। तो जो इसका पहला गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था इसका पहला गवर्नर, इसके बेटे को इन दोनों ने मिलकर युद्ध में मार दिया। किन्ने? गुजरात और मिस्र की संयुक्त नौसेना ने। अब इन दोनों ने जब इसके बेटे को मार दिया गया, इसके गवर्नर के बेटे को, तो अब इसको गुस्सा आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। फिर इन्होंने बदला लेने के लिए इन दोनों की जो संयुक्त सेना है इन दोनों को हरा दिया और अपना एकाधिकार पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया पर जमा दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। मैप के जरिए समझने से जल्दी समझ में आता है, इसलिए हमेशा मैप को साथ में रखना ही चाहिए। तो ये सब कब हुआ? 1509 में। देखिए 1509 में
पहले उसके जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, इसके बेटे को मार दिया गया। किसने मारा था? संयुक्त सेना। एक तो शॉर्ट फॉर्म में हम बता दें, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बाकी आप इसको फुल नेम के साथ नोट्स बना सकते हैं। फिर 1509 में इन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने एक तो गुजरात की नौसेना और एक इजिप्ट की, जिसे हम मिस्र कहते थे पहले, इन दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया गया। ठीक है, इन दोनों को, गुजरात और इजिप्ट की नौसेना को हरा दिया गया 1509 में। उसके बाद अल्मेडा का पुत्र तो मारा गया। अगले वर्ष अल्मेडा ने इन दोनों को नौसेना को पूरी तरह हरा दिया गया। अल्मेडा का विजन क्या था? पुर्तगालियों का हिंद महासागर प्रभुत्व हासिल करना। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी, कॉटेज व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है या कॉटेज व्यवस्था जो है, इसका मतलब ये है कि अब हिंद महासागर पर इनका राज्य है। अब पूरे सागर पर पुर्तगाली डंका बजाएंगे। अब ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ये ब्लू वाटर पॉलिसी है, इसके तहत, पॉलिसी के तहत ये है कि बेटा, मतलब ये है कि जो पुर्तगाली जिस बेटे को दे दे पास, वही सिर्फ अपनी नाव हिंद महासागर में चला सकता है। अगर किसी अन्य व्यक्ति ने हिंद महासागर में नाव चलाने की कोशिश की तो वह उन पर हमला कर देंगे। अर्थात ये है कि इनकी जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, ये सिर्फ उनके नाम पर चलेगी। मतलब अगर उन्होंने पास दिया है तभी वह नावें हिंद महासागर में चल सकती है, अन्यथा उन पर हमला कर दिया जाएगा। ये इनकी कॉटेज व्यवस्था, ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी। तो इनका ये जो केंद्र था वो गोवा था, तो वहाँ से गोवा से पास लेकर आओ और फिर आप अपनी शिप चलाओ, कुछ भी करो, मज़े करो। पर अगर आपने पास नहीं लिया है तो आपको हमारे युद्ध करना पड़ेगा हमारे साथ, या हमारे क्रोध का सामना करना होगा। ये इनकी कॉटेज व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अल्फांसो डी अल्ब्रुक के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। और भारत, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, हम उस पूरी बुक को 1 मंथ में कवर कर लेंगे शॉर्ट वीडियो के थ्रू। इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम आपको अन्य प्रौद्योगिकी का यूज़ करके पढ़ा सके। फिर भी आप हमारे मीनिंग बिटवीन द लाइन्स के साथ बने रहिए।